हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ही किया था, जिसके अंदर हमने पैन के बारे में आपको बताया था कि पैन क्या होता है। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, और जो आपके ब्लूटूथ और रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन में स्टैब्लिश करने में जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं पैन बेसिकली। अब हमारा बात करते हैं हम उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट नेटवर्क टाइप है सेकंड नंबर का, वो है आपका लैन। इसके बारे में मैंने आपको कल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था कि लैन क्या होता है। बेसिकली आपका एक नेटवर्क जो थ्रू आउट अ बिल्डिंग स्टैब्लिश किया है कि अगर एक नेटवर्क बिल्डिंग के अंदर है और आपको अगर फर्स्ट फ्लोर को में आप हो और आप अपनी सीट पे काम कर रहे हो, तो नो नीड टू मूव फिजिकली टू द अनदर वन। आप डायरेक्टली यूजिंग मेल सेंड करके भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है। और इसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको इंट्रानेट, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट का, जो कल की क्लास में मैंने रिकॉर्ड किया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया टाइप्स ऑफ नेटवर्क का। टाइप्स ऑफ नेटवर्क का पार्ट ए मैंने अपलोड कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लैन की जो हमारी रेंज होती है वो होती है 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के अंदर। दैट मीन्स इतने बड़े एरिया में जो भी नेटवर्क हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, 10 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो आपका लैन कहलाता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो आपने मल्टीपल स्टोरी में आपने यूजिंग स्विचेस और हब। हब हम बेसिकली बहुत अब तो ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, हब को यूज नहीं करता आज के दिन में। राउटर्स और स्विच का यूज किया जाता है जब भी कभी हमें पूरे बिल्डिंग के अंदर नेटवर्किंग करनी होती है। अब हम हब को ऑब्सोल्यूट करने का रीजन क्या है? आपको लगता है कि एक इंटरनेट की वायर कनेक्ट करके एक मैसेज आप सेंड कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होता। आपको एक मैसेज ट्रांसफर करने के लिए 7 लेयर से गुजरना पड़ता है। कोई आपका, अगर सपोजिंगली मैं आपको बोलती हूँ, ये सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे बेसिकली ओएसआई मॉडल के अंदर और टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर 4 लेयर और 5 लेयर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, और ओएसआई मॉडल जो कि थियोरेटिकल मॉडल है, जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट लॉजिकली वो आपका थीसिस के अंदर, थियरी के अंदर इम्प्लीमेंटेड था कि आप किसी भी चीज को ट्रांसफर कर रहे हो तो प्रोटोकॉल कौन सी लेयर के अंदर आते हैं? वेब ब्राउजर, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, डीएनएस सर्वर, हमारे पास आपका आपका ओएसआई हो गया आपका। अलग अलग किस स्टैंडर्ड में कौन से डोमेन्स आते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं? पैकेजिंग कहाँ पे होती है, सेगमेंटेशन कहाँ पे होते हैं, क्लस्टर्स कहाँ क्रिएट होते हैं, एड्रेसिंग कहाँ पे होती है, फिजिकली पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन क्या होता है। 7 लेयर के प्रोसेस के बाद ही हम एक मैसेज को दूसरे तक भेज पाते हैं। इट्स नॉट ए स्मॉल प्रोसेस। वो पूरा एक थियोरेटिकल टॉपिक है जो सेपरेटली मैं आपको समझाऊंगी, और उसमें आपको प्रैक्टिकली डेमो देकर समझाऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। वरना अगर सिर्फ आप पढ़ के समझ लोगे तो ऐसा नहीं पॉसिबिलिटी हो पाएगी उसके अंदर, राइट? तो अभी के लिए क्योंकि हम टाइप्स ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं, तो एक रेंज स्पेसिफाई की गई है कि 10 किलोमीटर तक अगर आप कोई नेटवर्क स्टैब्लिश करते हो यूजिंग स्विचेस एंड हब, सॉरी स्विचेस एंड राउटर। हब को ऑब्सोल्यूट इसलिए किया गया है क्योंकि हब का काम होता है मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देना। ब्रॉडकास्ट कर देने का मतलब क्या है कि सपोजिंगली शुभम के लिए एक मैसेज आया है, तो उसने अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट कर दी कि भैया शुभम है गोपा का, उसके लिए मैसेज आया, ये मैसेज है। क्या हुआ? मैसेज ब्रॉडकास्ट, दैट मींस शुभम की प्राइवेसी मेंटेन नहीं हुई। वो मैसेज ब्रॉडकास्ट, हर कोई बोलेगा शुभम तेरे लिए मैसेज ये तो मिल गया, हर कोई उसको मैसेज बता रहा होता है। दैट मीन्स उसके मैसेज में प्राइवेसी नहीं रही। और प्राइवेसी नेटवर्क का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप नेटवर्किंग का यूज किया, अगर आप डेटा शेयर करोगे तो वाई वी आर यूजिंग द नेटवर्किंग। तो उसके बाद आपका क्या यूज किया गया इसी चीज को बचने के लिए, क्योंकि किसी के लिए भी जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, मैसेज आया वो सबको ब्रॉडकास्ट हो गया। अब सबको ब्रॉडकास्ट कैसे हुआ, कैसे कम्युनिकेट हुआ भाई? अब बोलोगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क में सिर्फ ब्रॉडकास्ट नहीं होता, टाइप्स ऑफ नेटवर्क और टोपोलॉजीज जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि आपका कनेक्शन बिल्डिंग के अंदर है, वो आपका लैन है, बट आपने बिल्डिंग के अंदर हर फ्लोर पे क्या टोपोलॉजी यूज की गई है नेटवर्किंग की जिसके थ्रू कंप्यूटर कनेक्टेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट। कि आपका, अगर मैं बोलती हूँ कि आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया और मेरे पास एक स्विच लगा हुआ है और या मेरे मेन हब ही लगा हुआ है, तो क्या हुआ, जितनी भी फ्लोर्स में लोग हैं उन सबके पास मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, मतलब जीरो प्राइवेसी फैक्टर।
इसी चीज को रिड्यूस किया स्विच ने, और स्विच को रिप्लेस किया आज के डेट में राउटर्स ने। स्विच क्या करता है, वन टाइम ब्रॉडकास्ट कर देता है, वन टाइम। अगर सपोजिंगली प्रिंस के लिए मैसेज है तो एक बार ब्रॉडकास्ट, हाँ जी प्रिंस कौन है, उसके लिए मैसेज है, ये मैसेज है, और उसके बाद आपका एड्रेस अपने पास नोट डाउन कर लेता है कि भैया इसका आईपी एड्रेस ये है। अगली बार अगर प्रिंस के लिए मैसेज आएगा तो वो डायरेक्टली आईपी एड्रेस से भेजेगा। दैट मीन थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन की गई है एज कंपेयर टू हब। राउटर ने क्या किया, जैसे ही आपने कंप्यूटर नेटवर्किंग पे डाला, हर एक का एक राउटिंग टेबल मेंटेन कर लिया। भैया फर्स्ट फ्लोर में 50 कंप्यूटर लगे तो 50 कंप्यूटर की ये आईपी एड्रेस है और ये पीसी इसको अलोकेट किया गया है। तो अगर कोई मैसेज आएगा तो वो अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, अच्छा ठीक है ये है, ओके थर्ड फ्लोर पे मैसेज भिजवा दो इस बच्चे के पास या इस क्लाइंट के पास, वो डायरेक्टली मैसेज उसके पास पहुंच जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है हब, स्विच और राउटर के बीच। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो जब हम बात करते हैं लैन की, तो लैन मीन्स कि आपका कनेक्शन थ्रू आउट ए बिल्डिंग जो हमारा होता है वो हमारा लैन कहलाता है, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। इसमें डेटा ट्रांसमिशन रेट होता है आपका मेगाबिट पर सेकेंड। कितना मेगाबिट पर सेकेंड? 1 to 10 मेगाबिट पर सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर मेरे नेट की स्पीड 10 Mbps है, तो अगर मुझे चाहिए स्पीड 1000 Mbps की, तो कितनी स्पीड अप होनी चाहिए, या 1 मेगाबिट में के अंदर कितने किलोबिट डेटा ट्रांसफर रेट होता है? ये क्वेश्चन राइज होता है कि भाई 1 Mbps की स्पीड आ रही है तो कितने केबी की स्पीड आएगी? 1000 लोग के राउंड फिगर में 1000 लगते हैं, वरना 1024 करते हैं। ये चीज हम जनरल फॉर्मूला हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि 1 केबी की वैल्यू कितनी होती है, या आपका 1024 केबी हमारा 1 MB के बराबर होता है। ये चीजें कैलकुलेशन के अंदर आपको निकालनी पड़ती है कि कितनी स्पीड आप ले रहे हो। यहाँ पे 300 Mbps का प्लान है जो यहाँ पे पूरा फाइबर ऑप्टिक से आ रखा है, बट 300 Mbps का स्पीड जो है वो प्रिंसिपल रूम तक पहुंच रहा है। जैसे ही यहाँ तक पहुंचा, स्पीड हो गई 60 Mbps, उस रूम में पहुंचा 20 Mbps। क्यों? जितना बड़ा नेटवर्क होता चला जाएगा उतने ही सिग्नल्स वीक होते चले जाएंगे। उस चीज को रीजनरेट करने के लिए रेक्टिफायर्स और रिपीटर्स लगते हैं। रेक्टिफायर और रिपीटर्स का काम क्या होता है? रेक्टिफाई मीन सिग्नल्स में से डिस्टॉर्शन को अलग करना। बारिश के टाइम पर क्या होता है कि वायर गीली हो गई, कट लगा था, पानी चला गया, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी, नेट आ रहा है जा रहा है, आप लोग डिश में बोलते कि यार अभी तो सिग्नल आए थे, बार सिग्नल लॉस हो रहा है, टाटा स्काई वालों को फोन करो कि भैया प्रॉब्लम आ रहा है, वो जाएगा वायर चेंज किया, हो गया काम ठीक। क्यों? क्योंकि डिस्टॉर्शन जो बीच में ह्यूमिडिटी के चक्कर में या कोई भी मॉइस्चर के चक्कर में आ जाता है, जी बिल्कुल, वो कार्बन को रिमूव किया जाता है और फिर आपका नेट अपने आप चलना शुरू हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, आपके रेक्टिफायर्स लगते हैं सिग्नल्स को क्लीन करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, ताकि जो मॉइस्चर से सिग्नल में डिस्टॉर्शन पैदा हुए हैं उसको हटाया जा सके। ठीक है, टेलीफोन लाइन में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होता है जब आपके घर में लैंडलाइन कनेक्शन लगा होता है। और क्या प्रॉब्लम आ रही है कि भाई बारिश के टाइम पे क्या हुआ था, अभी कुछ आंधी आई थी, टावर टूट गया, ये अभी ठीक कर रहे हैं, वो गड़गड़ की आवाज आ रही है। तो बेसिकली ये क्या है, डिस्टॉर्शन, लाइन में दूसरी लाइन का मिक्स हो जाना, वो डिस्टॉर्शन, इसमें आवाज आपको चलती रहती है नॉन स्टॉप की, भी लाइन क्लियर नहीं है, आवाज आ रही है बस लाइन ढंग से नहीं दे रही है। फिर वो डिस्टॉर्शन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, क्या यूज करते हैं? रेक्टिफायर्स। ठीक है, दूसरा हमारा होता है रिपीटर्स। रिपीटर्स का काम होता है सिग्नल को रीजनरेट करना, ताकि सिग्नल की स्पीड मेंटेन रहे, कि अगर प्रिंसिपल रूम में नेट चल रहा है वो 300 Mbps का है, तो इस रूम में भी 300 Mbps की स्पीड ही आनी चाहिए कि क्लिक करते ही काम हो जाए। तो अगर मेरे रूम में सिग्नल वीक हो रहे हैं तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, आपके राउटर के साथ एक रिपीटर लगा देना चाहिए ताकि मेरे सिग्नल रीजनरेट हो जाए। ठीक है, लैन में यही लैन मैन कैन जो भी आप नेटवर्क सिस्टम यूज करोगे, अगर वायर्ड यूज करोगे तो वहां पे रिपीटर्स यूज किए जाते हैं जस्ट टू जनरेट द सिग्नल्स, ताकि सिग्नल्स आपके वीक ना हो। सो लैन का क्या है सबसे बड़ा बेनिफिट, क्या है जो मैंने कल ही बताया था, आपका रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है कि अगर मेरी क्लास के बच्चे 3 फ्लोर में काम कर रहे हैं
और मैंने मुझे बोला कि मुझे रिपोर्ट दीजिए, मैंने फर्स्ट फ्लोर का इंचार्ज प्रिया मुदोते आ जाओ। अगर मैंने बोला कि फर्स्ट फ्लोर पे रूपाली बैठी, मगर रूपाली अपनी रिपोर्ट सबमिट करो, ठीक है, या तो मुझे डायरेक्टली वो मेल कर देगी या मेरे प्रिंटर को कॉन्फ़िगर करके मेरे प्रिंटर पे कमांड दे देगी। पॉसिबिलिटी कैसे हुई? जस्ट बिकॉज ऑफ द नेटवर्किंग, कि वो मेरे कंप्यूटर मेरे सिस्टम पे जो थर्ड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर से वो प्रिंटर को सिलेक्ट करके मेल करके मुझे डायरेक्टली मैसेज ट्रांसफर कर सकती है, इंस्टेड ऑफ कि वो मेरे पास आ रही है और अपना टाइम प्रीशियस टाइम को किल कर रही है। क्लियर है ये चीज? कितने भी प्रिंटर्स हो, कोई भी फाइल हो, किसी और को ट्रांसमिट करना, कि रूपाली का काम क्या है? डेटा कलेक्ट करना। डेटा कलेक्ट करके वो प्रिंस के पास आ रहा है, प्रिंस उसको रेक्टिफाई करके फिर एक कॉमन जनरेट कर रहा है सब लोगों से, यूजर से लेकर, फिर वो मेरे पास कंपाइल रिपोर्ट भेज रहा है। उस कंपाइल रिपोर्ट को मैं एनालाइज कर रही हूँ, फिर मैं उसे जर्नल तैयार कर रही हूँ और फिर मैं उसको आगे मैनेजर को पास ऑन कर रही हूँ। तो हर एक अपनी सीट पे जो काम करता है वो नेटवर्किंग के थ्रू इजिली पास ऑन करता है, ना कि मैनुअल में काम कर रहा है। कंप्यूटर का यूज करने का मेन पर्पस क्या है? पेपर लेस वर्क करना, कि सारा काम आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। यू डोंट रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ हार्ड कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट, कि आपको हैंड रिटन कुछ नहीं करना, आप सॉफ्ट कॉपीज के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहे हो और अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हो। क्लियर टू एवरीवन? कॉन्सेप्ट समझ में आया नेटवर्किंग का? सिक्योर डेटा स्टोरेज। नेटवर्क पे जो अगर आपने प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन की और राउटर्स वगैरह प्रॉपरली यूज किए हैं, तो आपकी परमिशन, अगर जब भी कभी नेटवर्किंग की बात की जाती है ना, तो सबसे पहले जो सिस्टम कनेक्ट होता है ना नेटवर्किंग के लिए, जो है प्रिंसिपल रूम में कंप्यूटर कनेक्ट किया हुआ है, तो वो इस पूरे आईटीआई कैंपस का सर्वर है। उस सर्वर से नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, सो दैट मीन सारे कंप्यूटर जितने भी कनेक्टेड हैं आईटीआई में, वो उनके शेयर डॉक्स में, उनके नेटवर्क में रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, कि अगर उनको कोई मैसेज सबको ब्रॉडकास्ट करना है तो वो अपना एक मैसेज उसके अपने अपने नेटवर्क में शेयर डॉक्स में डाल देंगे और आपको बोला जाएगा कि हाँ जी इस पिन के थ्रू आप उसको एक्सेस कर लीजिए। कुछ भी अपडेट किया तो आप बोलोगे इस पेज को रिफ्रेश कर लो, आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस इसलिए किया जाता है जस्ट टू सेव पेपर, पेपरलेस वर्क करना और आपको टेक्नोलॉजी से अवेयर करना। कोविड के टाइम पे मैक्सिमम बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हुई, क्या कुछ खास फर्क पड़ा? प्रैक्टिकली को छोड़ के, कि आप जी आपने प्रैक्टिकली नहीं किया, कि मैं इस चीज में एग्री करती हूँ कि भाई प्रैक्टिकल वर्क ऑनलाइन में पॉसिबिलिटी नहीं होती, बट टीचर थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर कर सकती है और सिमुलेटर्स के थ्रू प्रैक्टिकल समझा भी सकती है, ताकि बच्चा उसका एक डेमोस्ट्रेशन लेकर जब फिजिकली वहां पे प्रेजेंट हो तब वो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सके। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल हमारे पास आपका कोविड का था, कि कोविड के टाइम पे यूजिंग जूम क्लासेस और आपका कौन सा था आपका गूगल क्लास में क्लासरूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू आप क्या करते हो? एक जगह एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके, कौन है बेटा बाहर? एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट इसके अंदर? फास्टेस्ट कम्युनिकेशन, अगर आप कोई रिटर्न में कम्युनिकेशन करोगे, तो अगर मैंने बोला कि हाँ जी आप जाइए वेल्डर में लेटर लेके जाओगे, तो आप गए, रास्ते में कुछ और काम याद आ गया, वो करने बैठ गए, फिर कोई और मिल गया, अच्छा काम करने बैठ गए। दैट मीन्स एक काम को करने के लिए लेंथी प्रोसेस आप इंप्लीमेंट कर लेते हो, यूज कर लेते हो। बट अगर आप नेटवर्क में हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ से मेल मुझे सेंड करनी है, लेटर भेजना है, तो मुझे किसी तीसरे बंदे का मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी कम्युनिकेट करने के लिए। मैं डायरेक्टली मेल करके अपने मैसेज को, अपने लेटर को उन तक आगे फॉरवर्ड कर सकती हूँ। सीमलेस कम्युनिकेशन क्या होता है? सीमलेस कम्युनिकेशन क्या है? Any authorized user can communicate with another on the same network. अगर मैंने कोई मैसेज दिया है, ऑथराइज मीन्स कि जिसके पास परमिशन है नेटवर्क पे आपका मैसेज ब्रॉडकास्ट करने की, तो वो सबको एक ही बार में अपने मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकता है या किसी से भी वन टू वन बात कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रिंसिपल चाहे तो इंटरकॉम का यूज करके बोलेंगे हाँ जी प्रियंका आपकी क्लास में राज है, उससे मेरी बात करा दो, या मेरी क्लास में यश है जो अभी अभी क्लास में तुम्हारे घुसा है, उससे मेरी बात करो जो मुझे लेट रहता है हमेशा हर क्लास में, तो मैं डायरेक्टली सर की बात उससे करवा सकती हूँ। तो ये सीमलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। क्लियर टू एवरीवन? अब लैन को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है डब्ल्यू लैन, जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, वायरलेस
यहाँ पे आपका गाइडेड मीडिया आता है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल कनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर, जो इथरनेट के थ्रू होता है। इथरनेट मीन्स कि फिजिकली आपने वायर के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो। डब्ल्यू वैन मीन्स वायरलेस, जब आपने वाईफाई या वायरलेस राउटर, वायरलेस लैन एंड वाईफाई आर टू डिफरेंट थिंग, एक नहीं होता। वायरलेस लैन आपका वाईफाई हो सकता है, बट सारे वाईफाई आपके वायरलेस लैन नहीं होते। समझ में आया कॉन्सेप्ट? सारे कोपा के स्टूडेंट कंप्यूटर पढ़ते हैं, पर सारे कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होते। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? वेन डायग्राम में हम ये चीज करते हैं ना, ठीक है, जब हमें आपका यूनियन और आपका इंटरसेक्शन निकालना होता है, ये चीज करते हैं। सारी गर्ल्स टीचर हो सकती है, पर सारी टीचर्स गर्ल्स नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरह से हम लॉजिक्स निकालते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट राइज होता है कि जब अगर मैं वायरलेस लैन की बात कर रही हूँ, क्योंकि वाईफाई रेडियो सिग्नल पे वर्क करता है, और वायरलेस लैन आपका वायरलेस राउटर पे 2G बैंड और 4G बैंड पे या 5G बैंड पे काम करता है। 4G बैंड तो यानी 5G बैंड पे काम करता है, दैट मींस डुअल बैंड, 4 बैंड, आपका 8 बैंड, अलग अलग साइकिल्स होती है। कितने मल्टीपल एक्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, उस पे काम करता है। तो वाईफाई आपका लैन हो सकता है, पर सारे वाईफाई लैन नहीं हो सकते। तीसरी कैटेगरी आती है आपकी वर्चुअल लैन। वर्चुअल लैन का यूज कहाँ होता है? जब आपका कंप्यूटर वर्चुअली कनेक्टेड होता है। सपोजिंगली अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया में रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का जो हेड है, वो आपका जो मेन सर्वर है वो मुंबई में है, बट आपकी रिलायंस की एक ब्रांच पौंडीचेरी के अंदर है, या एक आपकी असम में है। वहां पे सिग्नल वीक होते हैं, मैसेज एकदम से सर्कुलेट नहीं होता। तो क्या होता है कि मैसेज सर्वर पे रिकॉर्ड हो जाता है, और जैसे ही सिग्नल्स आपके उस एरिया में ट्रांसमिट होते, सारे मैसेज एक बार में फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में वायर्ड कनेक्शन पॉसिबिलिटी नहीं होती, सिग्नल्स वीक होते हैं, तो वहां पे आपके वाईफाई या आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही यूज किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो वहां पे जब नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाता है, वो होता है आपका वर्चुअल लैन, जो कि आपसे वर्चुअली कनेक्टेड होता है। जब सिग्नल्स रिफ्रेश होते हैं, तब आपके पास मैसेज आपको ट्रांसमिट होते हैं। VLAN is a type of LAN configure that virtually group network component into segments. The network administrator create a VLAN to operate the segment of individual system separately from the rest of the LAN. VLAN prevent the network congestion by the isolation LAN traffic for each segment into the in turn to improve the network performance and the efficiencies, simplifying network manage and increasing security. मैंने आपको एग्जांपल दिया आपका रिलायंस का, उससे छोटा एग्जांपल लेते हैं हम कि भाई मैंने आप सबको एक नेटवर्क पे डाल दिया, बट आई वांट टू टॉक टू मनीषा जो कि असम की हेड है, या मुझे आंचल जो आपके पौंडीचेरी में हेड है रिलायंस की। मुझे सिर्फ इन दोनों से पूरा फीडबैक लेना है वहां का। तो नेटवर्किंग तो पूरा एक ही यूज किया गया, ये तो है नहीं कि इन दोनों से बात करने के लिए मुझे अलग से नेटवर्किंग बनानी पड़ रही है। आई एम यूजिंग द सेम प्लेटफॉर्म, बट मैं इनको सेपरेटली, जैसे जूम पे हमने क्या किया, आईडी दे दी, इनके पास मैसेज पहुंचा दिया गया कि भाई एट दिस टाइम यू हैव टू बी ऑनलाइन फॉर पर्सनल मीट। ठीक है, आप ऑनलाइन आ गए, आपसे मैंने कम्युनिकेशन किया डायरेक्टली, उससे मेरा बाकी नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं हुआ, बट मैंने उसी नेटवर्क को यूज करके आप लोगों से कम्युनिकेट अलग से करी है। तो ये क्या हुआ कि मैंने वर्चुअली आपके नेटवर्क से एक सब नेटवर्क क्रिएट करके आपसे कम्युनिकेट कर लिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट आपका आता है मैन। मैन स्टैंड्स फॉर आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज हमारी होती है 10 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक की रेंज जो होती है। दैट मीन्स इसके अंदर पूरी एक सिटी, मैंने इससे पहले आपको कैंपस करवाया था शायद से, राइट? क्योंकि पहला आपका पैन होता है, फिर आपका लैन होता है, फिर तीसरे पे आता है आपका कैन। कैन स्टैंड्स फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क।
यस, पहले ये थर्ड थर्ड नंबर ये होगा कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क की का मतलब होता है कि आपकी एक बिल्डिंग को ना कवर अप करके पूरा एक यूनिवर्सिटी कैंपस को कवर अप किया जाए। जैसे साउथ दिल्ली का कैंपस है, 4-5 कॉलेज उसके अंदर आते हैं, तो वो पूरा कहते हैं साउथ कैंपस की बात करें तो आपको 5-6 कॉलेज उसके अंदर आते हैं। तो वो पूरा कैंपस एरिया है जहाँ पे आप लोग अपनी एजुकेशन के लिए जा रहे हो। कोई किस स्ट्रीम का है, कोई किस डिपार्टमेंट का, हर एक का डिपार्टमेंट अलग है। वहां पे कैंटीन में हॉटस्पॉट डाल दिया कि जिसको भी अपने कुछ भी डाउनलोड करना है वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। हॉस्टल एरिया को बना दिया हॉटस्पॉट, जहाँ पे आप फ्री इंटरनेट यूज कर सकते हो। ठीक है। नेटवर्किंग तो बिल्डिंग के अंदर है ही, पर वायरलेस के स्पॉट्स भी आपके डाल दिए गए हैं ताकि वहां पे स्टूडेंट्स को काम करने में प्रॉब्लम ना हो। तो वो हमारा क्या कहलाता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया की रेंज क्या होती है, 1 से 5 किलोमीटर के अंदर। ये लैन से छोटा होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, क्योंकि लैन इससे बड़ा रेंज में होता है। तो पहले पैन आएगा, फिर कैन आएगा, फिर लैन आएगा। ठीक है। पहले आपका आएगा आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर कैंपस एरिया नेटवर्क, फिर आएगा आपका लैन, फिर आएगा मैन, फिर आएगा वैन। उससे पहले हमारे 1-2 नेटवर्क बीच में और आएंगे जो मैं आपको बताऊंगी अभी आपको। ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होती है, 1 से 5 किलोमीटर के बीच में उसकी रेंज होती है, जो कि एक पूरे कैंपस को कवर अप करता है। ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब आता है कि अगर बात की जाए कि लैन मैन वैन में डिफरेंस बताओ, या कैन में, पैन में और लैन में डिफरेंस बताओ, तो क्या डिफरेंस होगा? रेंज का, डेटा ट्रांसमिट रेट का, कि कितने कितने रेंज तक का आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, कितने बिट में आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, कितने पीसीस कनेक्ट कर सकते हो, इस पॉइंट पे आ सकते हैं। तो कैंपस एरिया नेटवर्क क्या बेसिकली कहला जाता है आपका, कैन कहला जाता है, जिसका काम क्या होता है आपका इंटरकनेक्शन ऑफ लैब्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, जैसे मैन का कनेक्शन होता है, सेम आपका कैंपस एरिया नेटवर्क के लैन का जो कनेक्शन होता है। बट इसमें क्या है कि एक बिल्डिंग ना करके पूरे एक आपका कैंपस को कवर अप किया जाता है कम्युनिकेट करने में। इससे बड़ा एरिया होता है आपका मैन, जो कि पूरी सिटी को कवर अप करता है। ठीक है। तो आपका लैन से ये बड़ा होता है, नहीं लैन से छोटा होता है, और पैन से बड़ा होता है। ठीक है। लैन से छोटा इसलिए है, आ, इसको आप लैन से छोटा समटाइम बोल सकते हैं, क्योंकि लैन में एक बिल्डिंग तो कवर अप होती है, मल्टीपल बिल्डिंग 10 किलोमीटर तक की रेंज में कवर अप होता है। कैन में क्या है कि आपका सिर्फ 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक का सिनेरियो हमारा अवेलेबल होता है। इससे ऊपर का वो एरिया कवर अप नहीं करता। क्योंकि अगर मैं आईटीआई की बात कर रही हूँ, तो आईटीआई कितने किलोमीटर में फैली हुई है? सपोजिंगली 300 किलोमीटर में फैली हुई है ये। सॉरी 300 नहीं, 12 किलोमीटर में फैली हुई है। 12 किलोमीटर ज्यादा एरिया एरिया नहीं है ये। उस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक डायगोनल ले लो, उससे छोटी है ना। हम्म, कितने मीटर की होगी ये? 4.5 कितने है ये, 3,500 स्क्वायर मीटर कितना होता है? ये तो आईटीआई का साइज है, आईटीआई का है। स्क्वायर मीटर में 100 किलोमीटर में कन्वर्ट करना, आई थिंक 2 किलोमीटर भी होगी ये, 2.5 भी होगी। और तिहाड़ जेल का, तिहाड़ का कितना होगा? एक लमसम की 5 किलोमीटर तो होगा होगा। यहाँ से तिलक नगर कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है? ये ज्यादा है, 1.5 या 2 किलोमीटर होगा। तो ये आपका 1 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो कैन आपका क्या कहता है, आपका 1 से 5 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसमें कवर अप करता है। और जो लैन आपका जो मैन होता है, वो आपका 10 से 60 किलोमीटर तक का एरिया कवर अप करता है। जैसे पूरा तिलक नगर कवर अप कर लिया, ये पूरा जेल रोड आपका तिहारी नगर और जेल रोड पूरा एरिया कवर अप कर लिया। So difference between two configuration is the campus area network LAN within the limit of the geographical area। क्योंकि LAN मैन वैन ये आपका जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली वो कितनी जगह में फैला हुआ है। उस पे आपका उसकी कैटेगरी के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि ये जो नेटवर्क है ये मैन कहलाएगा या लैन कहलाएगा या आपका कैन कहलाएगा, कितना एरिया में वो फैला हुआ है किलोमीटर तक। While the man connects land within a large
metro areas, geographical range of the campus varies from 1 kilometer to 5 kilometer. ठीक है, while man can exceed up to 50 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर तक एक्सपेंड आपका मैन हो जाता है। मैन के अंदर आपका ऑल ओवर दिल्ली कवर अप हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली कितने किलोमीटर में फैली हुई है? सर्च आउट को जल्दी से, दिल्ली का डायमीटर कितना है, तो दिल्ली का साइज कितना है मैप में? 1.1438, दैट मीन्स 1483 किलोमीटर में आपकी दिल्ली, 48 में ये दिल्ली हमारी फैली हुई है। इतने किलोमीटर के एरिया में, किलोमीटर में पूछा है। दिल्ली का डायमीटर कैसे निकल जाएगा भाई? हर, हाँ, किलोमीटर स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स कि अभी मैं मैन का एग्जाम्पल नहीं ले सकती, ये फिर आएगा आपका वैन का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर दिल्ली को मैं बात करूँ तो वैन का पार्ट हो, क्योंकि आपका 60 किलोमीटर से अबव का जो जितना भी साइज होता है वो वैन की कैटेगरी में आता है। हाँ, तिलक नगर तक का एरिया या हरिनगर तक का एरिया या साउथ कैंपस, नॉर्थ जोन साइड, आपका साउथ जोन, दिल्ली को डिवाइड किया ना 4 जोन में, जैसे 8 जोन में डिवाइड किया हुआ है, 8 नहीं 9 में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से 9 में डिवाइड किया हुआ है? ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन। ईस्ट आपका अभी क्या होता है आपका? ये तो 4 हो गए ना, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट भी होता है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट भी होता है, ये भी होता है ना आपका, फिर आपका सेंट्रल दिल्ली भी होता है। दैट मीन्स इतने आपने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, तो इतने मैंस आप अलग अलग कनेक्ट कर सकते हो। सारे मैंस को ज्वाइन करने के लिए आपने क्या बना दिया? एक वैन लगा दिया, कि अगर मल्टीपल मैंस को लैंड्स को कनेक्ट किया जाए तो क्या बन जाएगा आपका? वैन बन जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर मुझे पूरे तिलक नगर एरिया को एक ही नेटवर्क पे रखना पड़े तो मैं कैसे रख सकती हूँ? सबसे पहले मैंने क्या किया? लैन बनाया। घर से स्टार्ट करते हैं, पैन बना दिया। पैन तो आप जब मन चाहे आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। यूजली आपने अपने पूरे घर के पूरी बिल्डिंग में, या आपने क्या किया, सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए एक जगह पे, तो आपको क्या कहला है? कैन कहला दिया। कैंपस एरिया बन गया आपका। मल्टीपल कैंपस को एक जगह कनेक्ट कर दिया तो क्या बन गया आपका? लैन बन गया। मल्टीपल लैंड्स को एक जगह कनेक्ट कर दिया तो क्या बना? मैन बन गया। मल्टीपल मैन्स को कनेक्ट किया तो क्या बन गया? वैन बन गया। और आपने उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए। यही नेटवर्किंग है, कि अगर यश को अगर कम्युनिकेट करना है, उसका जो फ्रेंड अभी साउथ एक्स में बैठा है, तो विद इन अ सेकेंड वो कम्युनिकेट कर सकते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू, या वायर्ड वायर्ड के थ्रू। आप जीमेल पे आप आज के डेट में आप सभी के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है, आप मैसेज भेज के भी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज हो रहा है। अब एयरटेल की सिग्नल, एयरटेल किसी की सिम एयरटेल की है, किसी की किसकी है, आपने क्या किया? कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए। कॉमन प्लेटफॉर्म क्या था आपका? आपने इंस्टा पे वो कॉमन प्लेटफॉर्म है, आप व्हाट्सएप पे वो कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, राइट, उसके फोन में भी इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, और अगर आप दोनों लाइव हो तो आप कम्युनिकेट करते हो। वीडियो कॉलिंग पे भी काम कर सकते हो, वरना आता कि ये बंदा ऑफलाइन है, ये मैसेज आता है। तो यूजिंग एप्स आप अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो। ये आप देखते हो, अच्छा ये ऑनलाइन बैठा है, ग्रीन में शो कर रहा है इंस्टा पे, दैट मीन्स ये बंदा ऑनलाइन है। आप टाइमिंग चेक करते हो किसने किस टाइम अपना इंस्टा चेक किया था। तो ये फीचर्स फैसिलिटी कहाँ से? जब आपकी ऐप से नेटवर्क की कनेक्टिविटी हुई, कि भाई इसने उस ऐप को इतने बजे देखा था। कैसे चला पता? उस पर्टिकुलर ऐप के डेटाबेस में आपके टाइम रिकॉर्ड, आपका एक्टिव रिकॉर्ड अवेलेबल है। व्हाट्सएप में आज की डेट में क्या करते हो आप? अपना लाइव व्यू आपको ऑफ कर देते हो, कि आपको लास्ट साइन इन कोई नहीं देख सकता है, ये करते हो। उससे क्या होता है कि नोबडी कैन चेक दैट कि आपने कब अपना सिस्टम कब अपना व्हाट्सएप चेक किया था। ये चीज करते हो। तो ये सब क्या है? डेटाबेस मेंटेनेंस होती है। ये किसके थ्रू हो रही है? नेटवर्क के थ्रू हो रही है। आपने ऐप यूज की है, ऐप ने वो नेटवर्क पे, आप कॉमन नेटवर्क पे काम कर रही है, और वो डेटाबेस में स्टोर कर रहा है। अब देख रहे हो किस तरीके से नेटवर्किंग आपकी फैली हुई है।
कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मोनिका? इजीली कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िगर आप इजीली कर लेते हो यूजिंग ऐप के थ्रू, या आपने रेलवे पे गए हो, आपके फोन में प्रीपेड है और आपका नेट खत्म हो गया है, तो आप हॉटस्पॉट एरिया ढूंढते हो ना जहाँ पे आप नेट फैसिलिटी यूज कर सकते हो। और हमारी सरकार ने बोला था कि हाँ जी बस स्टैंड वगैरह सब आपके हॉटस्पॉट एरिया में आप फ्री में नेट यूज कर सकते हो। ये चीजें हैं, कई जगह पे फैसिलिटी है भी। ठीक है, आप कहीं जगह पे फैसिलिटी है, आप रेलवे में चले जाओ तो आपको फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, कि आपको फ्री आपका नेट एक्सेस जोन होता है। और जहां पे भी कोई चीज फ्री की होती है, जहां पे भी आपकी कोई चीज फ्री की अवेलेबल होगी, तो वहां पे क्या होगी, आपकी हैकिंग ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि फ्री में आप आईपी एड्रेस को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते। अगर मैंने अपना एक प्राइवेट नेटवर्क यूज किया है ताकि मेरे ऑफिस का डेटा सिक्योर रहे, तो कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा? अगर उसके पास एक्सेस नहीं होगा, एक्सेस मीन्स लॉगिन आईडी और कोड होगा, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बट अगर आपने वही एक्सेस कोड अपने पर्सनल कंप्यूटर से यूज कर लिया, तो मेरे नेटवर्क में सिक्योरिटी में अलर्ट आ जाएगा कि एक अनऑथराइज एक्सेस ने आपके डेटाबेस की आईडी और पिन को यूज किया है किसी अनऑथराइज कंप्यूटर पर। तो उसके लिए फिर आप लोग जवाबदेही बन जाते हो कि आपने पिन शेयर कैसे किया, आपने अपने डिवाइसेस पे क्यों नहीं लॉग इन किया। इसलिए कह रहा था ना, अपने पिन, अपने सिक्योरिटी, अपना अकाउंट नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मिसयूज हो सकता है। रीजन यही है कि नेटवर्किंग पे कोई भी आपके नेटवर्क को एक्सेस करके आपकी पिन वगैरह का मिसयूज कर सकता है। तो इसलिए हमेशा 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 सबको सिक्योर नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अनऑथराइज एक्सेस, फ्री की नेट सेवा यूज नहीं करनी चाहिए। उससे आप ही का डेटा ब्रीच होता है, कोई भी आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। आईटी एक्ट के अंदर आईटी स्कैम्स इतने सारे हुए हैं कि जो आपके कैमरेज लगाते हैं, वाईफाई आपके कैमरेज होते हैं, हैकर्स उनको भी आप लाइव स्ट्रीमिंग, हैकर्स की साइट वगैरह बहुत सारी आप सर्च आउट भी कर सकते हो, वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, उस कैमरे का एक्सेस देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर जगह पे क्या हो रखा है। आई डोंट नेम एग्जैक्टली हैकर्स डॉट पॉइंट है क्या है, वहां पे अगर आप वाईफाई की लाइव स्ट्रीमिंग देखोगे ना, तो कुछ कैमरेज की लाइव स्ट्रीमिंग आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी जगह पर। बट कंडीशन क्या है कि आप हैकिंग हैकर्स की साइट को व्यू करोगे तो हैकर्स आपको भी हैक कर सकते हैं। तो उन चीजों को देखने से पहले सोच समझ के एक्सेस करना, कि ये ना हो कि आप उनको देखने की इच्छा चोरी यहाँ पे कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, फ्री आपको एक क्यूरियोसिटी डेवलप करके आईपी, आप ही के आईपी एड्रेस का मिसयूज किया जाए। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, इजिली कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए और आपको सिक्योर नेटवर्क आपका होना चाहिए कम्युनिकेशन करने का। मैन को आप एज कंपेयर टू मैन, कैंपस एरिया को इजिली कॉन्फ़िगर कर लिया जाता है, क्योंकि बेसिकली कैन का काम होता है आपका कैंपस को कवर अप करना, जो कैंपस आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट के होते हैं। तो वहां पे क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च आउट करनी है आप इजीली कर सकते हो, वहां पे आपके जो एक्सपर्टीज होते हैं वो नहीं होते, जनरल आपके स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, अपना एक्सेस कर रहे होते हैं मैसेज चैटिंग के लिए, या कोई डाउनलोड करने के लिए, या कोई फाइल अपलोड करने के लिए। कॉस्ट इफेक्टिविटी एज कंपेयर टू मैन कम होती है, क्यों होती है आपकी? क्योंकि इसमें क्या है कि आपका कैंपस में आपको फ्री स्पॉट दिया गया है, सिर्फ आपका कोई भी उसमें आपकी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, या डेटा आपका हाईली सिक्योर या कॉन्फिडेंशियल डेटा प्रोसेस नहीं किया जाता। जो कॉलेज में आपका मार्क्स अपलोडेशन का नेटवर्क होता है वो अलग होता है, वो आपका वाईफाई, आपका सॉरी वाईफाई कह रही हूँ, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू अंडरग्राउंड प्रोसेस किया जाता है कि कोई भी उसको ब्रेक ना कर सके। सर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो लाइनेक्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जिसमें आप इजिली उसमें एंटर या उसके आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते या उसको ब्रीच नहीं कर सकते। ठीक है, डेटाबेस के जो सिस्टम्स होते हैं वो सेपरेटली रखे जाते हैं, जिनमें काम सिर्फ आपके डेटा को फीड करने का होता है। तो देयर आर एम्पल ऑफ थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए कि आप कैन में क्या क्या चीजें कर सकते हो एज कम्पेयर टू मैन। मैन की क्या फैसिलिटीज है जो कैन में आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, तो बहुत सारी हमारी चीजें यहाँ पे सामने आती हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क के बाद हमारा आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही सिक्योरिटी ब्रीच के चांसेस ज्यादा होते हैं, उतना ही पैसा ज्यादा लगता है सिक्योरिटी को मेंटेन करने में। अगर आपके घर में सपोजिंगली अगर मैं बात करती हूँ, मनीषा के फैमिली में 4 लोग अगर हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं, तो मनीषा को पता है कि चारों बंदे क्या है, वो ऑथराइज बंदे हैं, उसका नेट का मिस यूज नहीं होगा। बट अगर आप एक कैंपस एरिया नेटवर्क में बैठे और आपका हॉटस्पॉट कोई और बच्चा यूज कर रहा है, आपको नहीं पता, आपने पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं डाला अपने हॉटस्पॉट में, तो क्या होगा? आपको सारा डेटा खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पहली कंडीशन, आपका जो आईपी एड्रेस जनरेट हुआ है आपके फोन से, ठीक है, क्योंकि जब भी आप हॉटस्पॉट देते हो तो आपका एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है, वायरलेस में भी होता है, वायर्ड में भी होता है। जो वायरलेस वाला होता है वो भी पूरा राउट आपका पूरा नेट आपका आईपी का टेबल मेंटेन किया जाता है, वहां से आईपी एड्रेस को पिक कर लेते हैं कि हाँ जी, और किसी के भी आईपी एड्रेस का यूज करके आप हैकिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मुझे किसी का आई कार्ड मिल गया पड़ा हुआ, मुझे उस कैंपस में एंट्री लेनी है, मैंने क्या किया, उसके ऊपर अपनी हल्की धुंधली फोटोग्राफ लगाई, उसको लैमिनेट करके दिखा दिया, अच्छा मैं ही तो हूँ ये, कि हाँ धुल गया था पानी में, और मैंने एंट्री ले ली। ठीक है, कोई उसमें सेंसर नहीं लगा था आई कार्ड में जो आपका पंच करने में काम आ रहा है, सिर्फ आई कार्ड देखा, आपको एंट्री दे दी। ठीक है, आप बिलोंग नहीं करते उस कम्युनिटी को, फिर भी आपको एंट्री मिल गई जस्ट बिकॉज ऑफ द आई कार्ड से, और आपने क्या किया, वहां पे कुछ स्कैम कर दिया और वहां से आप निकल गए, राइट, बच गए। ये था एग्जाम्पल आपका लैन का, जहाँ पे सिक्योरिटी एज कम्पेयर सॉरी कैन का, जो सिक्योरिटी एज कम्पेयर टू मैन और आपका हायर जो वैन की बात की जाएगी कम है। बट अगर आप एक आईबीएम जैसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको आई कार्ड मिला है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं जो आपके पंच से ही एक्टिवेट होंगे, कि आपकी अटेंडेंस मार्क आपके कार्ड से ही हो गई कि आपने अपने ऑफिस में इन कर लिया है, वो डेटाबेस से सर्वर पे स्टोर हो गया कि हाँ जी, रूपाली ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, वो इस डिपार्टमेंट को बिलोंग करती है, सारी डिटेल डेटाबेस में ऑटोमेटिकली आपके स्कैन से अपलोड हो गई है। आप लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हो, 2 घंटे के बाद बोलते हैं ना कि आपने टोकन लगाया, टोकन अंदर नहीं जा रहा, टाइम लिमिट अप हो गई है। कई बार ऐसा हुआ किसी के साथ, क्यों हो गई? क्योंकि वो जो सेंसर के अंदर जो चिप लगी है ना, वो सिर्फ 2 घंटे तक ही आपकी सिग्नल्स को चार्ज रखती है। अब कौन से सिग्नल्स होते हैं, हर जगह पे जब आप कम्युनिकेशन करते हो ना, आपके आसपास भी ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनी होती है, तो हर एक फील्ड का एक रेंज होती है, कितने मिनट तक कितने घंटे तक चार्ज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने हॉटस्पॉट ऑन किया, कहोगे ना भाई कम यहाँ रख दे, पास से चल जाएगा, तो दूर से कितने बैठा है, क्योंकि एक रेंज है। ठीक है, बार बार सिग्नल वीक हुए, हॉटस्पॉट बंद हो गया अपने आप, फिर आप अपने हॉटस्पॉट को ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हो, ये प्रॉब्लम देखते हो। तो ये सारी चीजें हमारे किसके अंदर होती है, आपकी प्राइवेसी को जो हमारी जो ब्रीच हो जाती है वो इसी रीजन से होती है। मैन के अंदर क्या होता है कि जितनी बड़ा रेंज होगा उतनी सिक्योरिटी ज्यादा होगी, मैंने आईबीएम का एग्जांपल दिया। अब नेहा उसकी फोटो चेंज कर लेगी, फिर भी वो एंट्री नहीं ले पाएगी। ठीक है, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग होती है, आई स्कैनिंग होती है, आई थोड़ी रेटिना थोड़ी चेंज करेगी,